आज हम बात करेंगे सेकेंड ईयर एजी के 7th चैप्टर आवागाद्रो की परिकल्पना और उसके उपयोग की। तो चलिए, सबसे पहला टॉपिक है हमारा बर्जीलियस की परिकल्पना। देखिए, बर्जीलियस ने यहाँ देखिए पूरा जो पेज है वो मैंने फ़ोटोकॉपी किया हुआ है और उसमें से हमें कुछ ही पॉइंट हैं जो अपने लिखने हैं। हमें सीधा डेफिनेशन यहाँ पे लिखनी है इसकी। ये जो हमारे पास ये डेफिनेशन दिखाई दे रही है, केवल ये हमें लिखनी है कि समान ताप तथा दाब पर समान आयतन की गैसों में परमाणुओं की संख्या समान होती है। ये कहा बर्जीलियस ने कि ताप और दाब यदि समान हो तो समान आयतन में गैस के परमाणु जो हैं उनकी संख्या समान होती है। जैसे H2 और Cl2 मिलकर बनाते हैं 2HCl। H2 और Cl2 मिलकर क्या बना रहे हैं? 2HCl। H2 कितना आयतन है? एक आयतन है। Cl2 कितना आयतन है? एक आयतन है। और जो HCl है ये कितना आयतन बना रहा है? 2 आयतन बना रहा है। यदि इसके n परमाणु, यहाँ इसके n परमाणु, तो टोटल परमाणु बनाया इसने 2n। तो बर्जीलियस के अनुसार आधा आयतन में n परमाणु मानने पर, यहाँ पर यदि हम आधा परमाणु माने, H2 को एक परमाणु माने, ये तो अणु है H2, ठीक है, यहाँ पर हमने एक परमाणु मान लिया, Cl का एक परमाणु मान लिया, तो HCl के कितने परमाणु बन जाएंगे? 2 परमाणु बन जाएंगे। और यदि हम यहाँ पर आधा परमाणु H2, आधा परमाणु Cl2 और आधा परमाणु यौगिक का लें, सॉरी एक परमाणु यौगिक का लें, ठीक है, अर्थात यहाँ हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन क्लोराइड गैस एक परमाणु, आधा परमाणु हाइड्रोजन और आधा परमाणु क्लोरीन से के संयोग से बनता है। इससे स्पष्ट है कि परमाणु विभाजित हो सकता है, जो कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के एकदम विपरीत है। दूसरी परिभाषा हमारे पास आवागाद्रो की परिकल्पना की है। आवागाद्रो की परिकल्पना के अनुसार समान ताप तथा दाब पर समान आयतन की गैस में अणुओं की संख्या समान होती है। समान ताप तथा दाब पर समान आयतन में गैस के अणुओं की संख्या समान होती है। ताप भी समान हो, दाब भी समान हो, तो समान आयतन होगा, तो उसमें अणुओं की संख्या भी समान होगी। यहाँ बर्जीलियस की परिकल्पना में किसकी बात कर रहे थे हम? परमाणुओं की। यहाँ किसकी बात कर रहे हैं हम? अणुओं की। तो ये अंतर है। वहाँ हमने परमाणु मतलब जो अणु था उसको किस में परिवर्तित किया? परमाणु में। यहाँ ये आवश्यकता में नहीं है। तो हम यहाँ इन आवागाद्रो ने कहा था कि समान ताप और दाब पर समान आयतन में गैस के अणुओं की संख्या समान होती है। जैसे हमारे पास n अणु हाइड्रोजन और n अणु क्लोरीन और 2n अणु क्या बना दिया हमने? HCl बना दिया। सपोज कीजिए इसका एक अणु, इसका एक अणु, तो कितने अणु बन गए? 2 अणु बन गए। अब हाइड्रोजन का आधा अणु, क्लोरीन का आधा अणु और आपके पास आधा अणु हाइड्रोजन, आधा अणु क्लोरीन और हमारे पास एक अणु क्या बन जाएगा? HCl बन जाएगा। मान लीजिए इसको हमने आधा कर दिया, इसको आधा कर दिया, तो ये तो एक बन गया ना। तो इसका एक परमाणु, इसका एक परमाणु, तो यहाँ क्या बना दिया? अणु, अणु का मतलब होता है परमाणु से। यहाँ क्या बन गया? इसका एक परमाणु बन गया। तो इस प्रकार ये इसका नियम है। अब हमारे पास कुछ उदाहरण हैं, ठीक है, STP और NTP के। ये जो एग्जाम्पल हैं ये मोल से संबंधित जितनी गणनाएं हैं वो मैं पहले करा चुका हूँ। अणुभार से संबंधित जो गणनाएं हैं वो मैं आपको पहले परिभाषाएं जो हैं पहले लिख चुके हैं। तो यहाँ देखिए कि सल्फर डाइऑक्साइड का वाष्प घनत्व है 32। एक सूत्र होता है वाष्प घनत्व बराबर 2 गुणा अणुभार, सॉरी अणुभार बराबर 2 गुणा वाष्प घनत्व। तो यहाँ सीधा वाष्प घनत्व दे दिया है हमारे पास। तो यहाँ ये जो वाष्प घनत्व दिया हुआ है इससे हम अणुभार भी ज्ञात कर सकते हैं। इस वाष्प घनत्व कितना था? 32, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास क्या आ गया? 34 अणुभार आ गया अब हमारे पास। अभी कह रहे हैं NTP पर 5.6 लीटर सल्फर डाइऑक्साइड का भार ज्ञात कीजिए। NTP का मान जहाँ भी आ जाए, ध्यान रखिएगा, ये जब भी NTP आ जाए, ठीक, आपको जो आयतन है वो याद रखना है कि मोल के लिए आयतन होता है 22.4 लीटर। जब भी NTP आ जाए तो 22.4 लीटर का जो भार है वो किसी भी गैस के अणुभार के बराबर होता है, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड का अणुभार कितना आ गया निकल के? 64 ग्राम। तो हमें पता है कि 22.4 लीटर
सल्फर डाइऑक्साइड का एनटीपी पर भार होता है 64 ग्राम। रट लीजिए बिल्कुल इस चीज को। क्लियर? तो इस चीज को बिल्कुल रट लेना है कि 22.4 लीटर का जो भार है वो गैस का अणुभार होता है। अणुभार हमने यहाँ वाष्पघनक से निकाल लिया 64। तो 1 लीटर का कितना हुआ? कम हुआ। कम के लिए 64/22.4 लीटर आ गया। अब हमें भार निकालना था 5.6 लीटर का। जब एक का भार इतना है तो 5.6 लीटर का कितना होगा? 64/22.4 गुना 5.6 बराबर कितना आ गया? 16 ग्राम आ गया। यानी कि 5.6 लीटर सल्फर डाइऑक्साइड गैस का एनटीपी पर भार आ गया हमारा 16 ग्राम। इस पर जो भार आया हमारा कितना आया? 16 ग्राम आ गया। ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत? चलिए, एनटीपी पर 4 ग्राम हाइड्रोजन का आयतन कितना होगा? अब हम ये देखने का प्रयास कर रहे हैं कि जो एनटीपी है उस पर 4 ग्राम हाइड्रोजन का आयतन कितना होगा। 4 ग्राम हाइड्रोजन, देखिए एनटीपी की बात होगी तो 22.4 लीटर की बात होगी, और जब 22.4 लीटर का भार ज्ञात किया जाएगा तो वो अणुभार होगा। गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। इसका मतलब हाइड्रोजन क्या होती है? H2। तो इस H2 का भार कितना हो गया? क्यों भाई, एक हाइड्रोजन का एक है तो 2 का कितना हो गया? 2 ग्राम। इसका मतलब 22.4 लीटर का भार हो गया 2 ग्राम। यानी सातादा, इसको एनटीपी कहते हैं, सामान्य ताप तथा दाब, नॉर्मल टेम्परेचर तथा प्रेशर, इन शॉर्ट इसको एनटीपी कहा जाता है। ठीक है, तो 2 ग्राम हाइड्रोजन का आयतन है हमारे पास 22.4 लीटर। ऐसे ही एनटीपी पर 1 ग्राम हाइड्रोजन का आयतन कितना होगा? 22.4/2। ठीक है, और ऐसे ही एनटीपी पर 4 ग्राम का भार कितना होगा? 22.4/2 × 4, तो हमारे पास आया 44.8 लीटर। यहाँ जो आयतन निकल के आया वो आया 44.8 लीटर निकल के आया। ठीक है, तो इस तरीके से हम 4 ग्राम हाइड्रोजन का आयतन जो है वो ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास कुछ मोल से संबंधित प्रश्न हैं। मोल से पहले वीडियो में हमने मोल के बारे में बहुत डिटेल से चर्चा की थी। चलिए उस चर्चा पर हम नहीं जाएंगे। चलो, जिन बच्चों ने नहीं भी किया है, मोल को समझ लीजिए आप। मोल का मतलब है संख्या से। एक मोल का मतलब है 6.022 × 10⁻23। ठीक है, ये होता है एक मोल का मतलब। मोल से मतलब ग्राम अणु से भी है, ग्राम परमाणु से भी है। जहाँ ग्राम अणु या ग्राम परमाणु लिखा हो उसका तात्पर्य भी मोल ही है। जैसे यहाँ कहा गया 8 ग्राम अणु ऑक्सीजन का भार बताओ। 8 ग्राम अणु ऑक्सीजन का भार बताओ। तो 1 मोल का भार कितना होता है ये हमें पता होना चाहिए। 1 मोल की संख्या तो होती है 6.022 × 10⁻23, और 1 मोल का भार होता है, यदि परमाणु है तो ग्राम परमाणु भार, यदि अणु है तो ग्राम अणु भार। ठीक है, तो ये जो ऑक्सीजन है इसका अणुभार कितना है? 32। तो ग्राम अणुभार कितना हो गया? 32 ग्राम। ठीक है, यानी 1 ग्राम अणुभार हो गया 32 ग्राम, यानी 1 मोल का भार हो गया 32 ग्राम। तो 8 मोल का भार कितना होगा? 8 × 32। तो 1 मोल का भार कितना आ जाएगा? 8 × 32। इसको बेटा 2-3 बार वीडियो को ढंग से देख लेना, आपके पूरे अंकित प्रश्न अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ग्राम अणु का मतलब होता है मोल, और 1 मोल का जो आयतन होता है वो अणुभार के बराबर होता है। ठीक है, यानी 1 मोल का भार है 32, तो 8 का कितना होगा? 32 × 8, यानी 256 ग्राम। अगला प्रश्न है हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल का भार ज्ञात कीजिए। 1 मोल का भार क्या होता है? अणुभार के बराबर। अणुभार निकालना आपको आता ही है। CO2 का अणुभार कितना है? 12 + 2 × 16 = 44। तो यही 1 मोल का भार हो गया। ऐसे अगला प्रश्न है हमारे पास कि 24 ग्राम कार्बन में इसके कितने मोल अणु होंगे? यदि आपके पास कार्बन कितना है? 24 ग्राम, इसमें इसके कितने मोल अणु होंगे? देखिए, कार्बन का अणुभार बराबर इसका परमाणु भार कितना? 12। ठीक है, तो कार्बन का ग्राम अणुभार कितना हो गया? 12 हो गया। ठीक है, यानी कि 12 ग्राम कार्बन का मतलब है 1 मोल। तो 24 ग्राम कार्बन का कितना मतलब हो गया? डबल होगी ना संख्या, 2 मोल। 24 ग्राम कार्बन का कितना मतलब हो गया? 2 मोल। सब
अब है आपके पास कि 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में इसके कितने मोल होंगे। 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में इसके कितने मोल होंगे। तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो अणुभार है वो बैठेगा 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट का मतलब 1 मोल से है। तो 10 का कितना हुआ, कम मोल से होगा भाई। 10 का कितना होगा फिर 10/100 यानी 0.1 मोल। तो इस प्रकार हम मोल की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। ये जो प्रश्न आपको दिखाई दे रहे हैं इनमें मैंने टिक लगा दिया है जो प्रश्न आपको इस चैप्टर के करने हैं। अपनी कॉपी में इन प्रश्न को आप कर लीजिएगा और इस प्रकार आपका ये पूरा चैप्टर समाप्त हो जाता है। और इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को शेयर करें। नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।